आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे बिलियन का सेकंड पार्ट। पिछली बिलियन के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि विलियन क्या है, विलेय क्या है, प्रतिस्थापित ठोस विलियन क्या है, अंतरकाशी ठोस विलियन क्या है। लेकिन आज का इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि विलियन के वास्तव को प्रभावित करने के लिए राउल्ट साहब ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट नियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1886 ईस्वी में राउल्ट नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि किसी विलयन में, ध्यान देंगे, किसी विलयन के ऊपर विलाय का वास्तव, शुद्ध विलाय के वास्तव तथा विलयन में विलाय के मोल प्रभाज के गुणनफल होता है, मतलब उसका गुणन होता है। इसको दूसरे शब्दों में बताया गया कि किसी भी विलयन के वास्तव का अपेक्षित अनुमान उसमें घुले हुए अउड़नशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन हम लोग ले लेते हैं और कोई ऐसा पदार्थ इसमें है जो कभी उड़ नहीं सकता है, वाष्पित नहीं हो सकता है, और यहाँ पे एक दूसरा विलयन है जिसमें उड़नशील पदार्थ है, या वो उड़ सकता है, वाष्पित हो सकता है। तो इसमें जो हमारा टेम्परेचर्स होगा, इसमें जो टेम्परेचर होगा ज़्यादा लगेगा और इसका वाष्प भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें अगर जो अउड़नशील पदार्थ, ऐसा पदार्थ हो जो उड़ जाए वो गर्म करने पर, तो इसका क्या होगा, मान जो होगा ज़्यादा होगा, यानी मूल प्रभाज ज़्यादा होगा। यानी उसी को डिफाइन किया गया कि किसी विलयन के वाष्प का अपेक्षित अनुमान उसमें घुले अउड़नशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जितना भी अउड़नशील पदार्थ उसमें मिला रहता है उतना उसमें अवनमन होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब ये टॉपिक हम लोग को समझना है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। बहुते बार होता है कि बहुत सारी पत्नियां होती है, अपनी हस्बैंड का हमेशा बात मानती हैं, तो उसको आज्ञाकारी पत्नी कहते हैं। एक होती है जो नहीं मानती है, हर बात में उसका विरोध करती है, तो आज्ञाकारी नहीं बल्कि आज्ञाकारी का विरोध करती है, वो अनाज्ञाकारी हो गई। उसी प्रकार आदर्श हो गया, अनादर्श हो गया। मतलब जो राउल्ट के बात मानता है या राउल्ट के नियमों को फॉलो करता है वो आदर्श हो गया, और जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है वो अनादर्श हो गया। तो समझ चुके होंगे ये बात को कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन को जब हमें डिफाइन करना होगा तो हम काफी आसानी से लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो राउल्ट के नियमों का अनुपालन करता है, अनादर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो राउल्ट के नियमों का अनुपालन नहीं करता है। समझ चुके होंगे। अगला बात आता है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है। अणु संख्या गुणधर्म क्या है? अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या, जैसे विलयन में अणुओं की जो संख्या होती है जितनी ज्यादा है, कम है या जटिल है, यानी अणुओं की जिस तरह से संख्या होती है और उस संख्या के आधार पर जो गुणधर्म होता है उसी को कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर होने वाला गुण, शाब्दिक अर्थों में समझे। अणु संख्यक गुणधर्म क्या है? अणुओं की संख्या के आधार पर होने वाला गुण अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। अगर जैसे लिखना होगा एग्जाम में कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है, तो लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुण विलयन में पाए जाते हैं वो अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये अणु संख्या गुणधर्म निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। एक तो है वाष्प का अपेक्षित अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है प्रसरण दाब। अणु संख्या गुणधर्म के चारों प्रकार को हम लोग जानेंगे। वाष्प का अपेक्षित अवनमन। वाष्प का अपेक्षित अनुमान क्या है कि वाष्प का अपेक्षित अनुमान किसी विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कोई ऐसा विलयन हो और उसमें विलेय का मोल प्रभाज जितना होता है उतना ही उसका वाष्प का अपेक्षित अनुमान होता है। यानी विलेय की मात्रा ज्यादा मिली होगी तो वाष्प का मान कम होगा, और विलेय की मात्रा थोड़ी कम मिली होगी तो वाष्प का मान कम होगा। यानी वो विलेय के मोल प्रभाज पर डिपेंड करता है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि वो विलेय के मोल प्रभाज के मात्रा पर डिपेंड करता है। यानी विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है कि उसमें कितना अवनमन होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन।
क्वथनांक का उन्नयन किसी भी द्रव का संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे कोई भी हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री तापमान पर क्या होता है कि उड़ने लगती है। तो उड़ने क्यों लगती है? क्योंकि उसमें जब तक वायुमंडलीय दाब जितना है उतना दाब उस गैस उस पदार्थ का जब हो जाता है तब वो उसका अणु क्या होता है, हवा में समान रूप से तैरने लगता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, उड़ने लगता है। अर्थात क्वथनांक का उन्नयन किसी भी द्रव का संतृप्त वाष्प दाब का वह दाब है जो वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो वह उस दाब का क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन मान कहलाता है। अगला पॉइंट है हिमांक का अवनमन। ठोस या द्रव का पदार्थ के बीच साम्यावस्था आ जाना। जैसे हम पानी को ही एग्जाम्पल में लेते हैं, 0 से 3 डिग्री तापमान पर पानी क्या होता है, बर्फ बनने की अवस्था में आ जाता है। अब थोड़ा सा 1 डिग्री अगर जब बढ़ा तो द्रव हो जाएगा, और 1 डिग्री माइनस में गया तो क्या हो जाता है, वह ठोस हो जाता है। यानी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, वह ताप होता है जिस ताप पर वह दोनों अवस्था में जाने की स्थिति में रहता है, उसको साम्यावस्था कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन कैसे होता है, साम्यावस्था मान से थोड़ा सा ताप जैसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, जम जाएगा, ठोस हो या चाहे द्रव हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान होता है। अब आता है लास्ट में प्रसरण दाब। प्रसरण दाब आप देखे होंगे कि किसी भी पात्र में जो हम किसी भी चीज का प्रसरण करते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं इसमें, और इसमें कोई द्रव दूसरा डाल देते हैं और इसमें दूसरा डाल देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए चीनी ज्यादा हो जाए और इसमें चीनी कम हो जाए तो ज्यादा की तरफ से क्या होगा, कम की तरफ आएगा, और इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब आरोपित करेगा। क्या करेगा, दाब आरोपित करेगा। तो जो एक विलयन दूसरे विलयन के बीच में जो अणु एक दूसरे से या विलय या विलायक प्रवाह करते हैं, और प्रवाह के बाद जो अर्धपारगम्य झिल्ली पर दबाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, प्रसरण दाब कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे प्रसरण दाब को भी, और इसी प्रसरण दाब के सिद्धांत पर ही जल का शुद्धिकरण किया जाता है। हम उसको देखेंगे कैसे किया जाता है। इसमें प्रतिलोम प्रसरण दिया है। यहाँ प्रतिलोम का मतलब उल्टा नहीं होगा, बल्कि जो प्रसारक दाब हम लोग पढ़े थे कि किसी भी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक विलयन में जाकर मिलता है। विलायक क्या होता है, विलयन में जाकर मिलता है, और उसके लिए जो दाब आरोपित होता है प्रसारक दाब कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हम जल का शुद्धिकरण हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समुद्र जल है, ये क्या है, शुद्ध जल है। तो यहाँ इससे शुद्ध जल बन रहा है, इसको हम नल से निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एक दाब आरोपित किया जा रहा है। मतलब कि यहाँ से जो जल है ऐसे अपने आप इधर आता शुद्ध जल, इधर नमक छंट जाता है, लेकिन क्या किया जा रहा है कि इसको क्या किया जाता है कि इसके मन से तो जाता ही है, बल्कि और ही दाब दे दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा दाब देने के बाद ये क्या होता है, पानी इधर के तरफ बढ़ने लगता है, शुद्ध जल। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रतिलोम प्रसरण क्या है कि किसी भी विलयन में विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब आते हैं तो विलायक समान परिसारक दाब से नहीं आते हैं, बल्कि उस पर एक और ज्यादा से ज्यादा दाब आरोपित करके आप विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक पार से दूसरे पार भेजा जाता है, मतलब दबाव के द्वारा भेजा जाता है। तो वह क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है। इस प्रकार से इस विलयन के लगभग सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट को हमने बता दिया है, और इसको आप जब भी आपको समझ में नहीं आए 1-2 बार इस वीडियो को देखिए और आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल कर सकते हैं। अब देखेंगे परिसारक दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। परिसारक दाब अभी हम लोगों ने परिसरण पढ़ा, प्रसरण से ही संबंधित है परिसारक दाब। अभी हमने बताया कि किसी भी विलयन में विलायक जब विलयन में मिलने जाता है, यानी जब वो मिलता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा वो जब जाता है तो एक दबाव उत्पन्न होता है, और वो दबाव उसको साम्यावस्था में लाने के लिए होता है, और वही दबाव क्या कहलाता है, परिसारक दाब कहलाता है। तो परिसारक दाब के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो परिसारक दाब के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला को बोला गया है आइसोटोनिक विलयन, दूसरे को बोला गया है हाइपरटोनिक विलयन, और तीसरे को बोला है हाइपोटोनिक विलयन। आइसो मतलब होता है समान, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा,
और हाइपो मतलब होता है कम। तो इस चीज से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने देखा है कि आइसोटोनिक विलयन वैसे विलयन जिसमें कितना भी विलयन ले लिया जाए और सभी के विलयनों के विलायकों का जो प्रसारक दाब है वो परिसारक दाब एक बराबर हो, यानी किसी एक विलयन का दूसरे विलयन से परिसारक दाब बराबर होता है, इक्वल होता है, तो वह कहा जाता है आइसोटोनिक विलयन। दूसरा है कि हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन में क्या होता है कि कोई एक विलयन ए है और कोई विलयन बी है, तो ए का परिसारक दाब ज्यादा है और बी का परिसारक दाब कम है। तो जिसका परिसारक दाब ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक विलयन, और जिसका कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक विलयन। अगर यहाँ 3 गो हो विलयन ए बी सी, ए का ज्यादा हो बी से और बी का ज्यादा हो सी से, तो यहाँ पे सी सबसे कम वाला हो गया और ए सबसे ज्यादा वाला हो गया, इसलिए ए का जो परिसारक दाब होगा वो ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, हाइपरटोनिक विलयन, और जिसका सबसे कम होगा उसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक विलयन। तो आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग परिभाषा में समझेंगे कि वैसे 2 विलयन या 2 से अधिक विलयन जिसके सभी विलयनों का परिसारक दाब एक समान होता है तो आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं, और वैसे विलयन जिसका एक विलयन से दूसरे विलयन से के वास दाब से ज़्यादा होता है, यानी कोई भी 2 विलयन लेते हैं और जिसमें ज़्यादा जिसका परिसारक दाब होगा वो हाइपर हो जाएगा और जिसका परिसारक दाब कम होगा वो हाइपोटोनिक विलयन हो जाएगा। यानी हाइपोटोनिक विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो दूसरे विलयन की तुलना में कम परिसारक दाब रखता है, और हाइपोटोनिक विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जिसमें परिसारक दाब ज़्यादा रखता है।